क्या बॉबी पवार का तीर ठीक निशाने पर लगा है? कम से कम प्रीतम सिंह जिस तरह से करा रहे हैं, ये बताता है कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। बॉबी पवार को लेकर बेचैनी सिर्फ प्रीतम सिंह या कांग्रेसी कॉरिडोर्स के भीतर ही नहीं है, बीजेपी के भीतर भी बॉबी पवार को लेकर शिद्दत से बेचैनी देखी जा रही है। तमाम राजनीतिक पंडित ये आश्चर्य के साथ कह रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक युवा बेरोजगार महज लोकसभा चुनाव से 1.5-2 महीने पहले चुनावी लड़ाई का ऐलान करता है और फिर चक्राता में, जिसे कांग्रेस का चाणक्य का किला कहा जाता है, यानी प्रीतम सिंह को चक्राता का चाणक्य कहा जाता है, उस किले को एक झटके में बॉबी पवार ध्वस्त कर देते हैं। और न सिर्फ ध्वस्त करते हैं, कांग्रेस को यानी तीसरे पायदान पर धकेल देते हैं। और उसके बाद यही हाल पुरोला में होता है, जहां से बॉबी पवार बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराते हैं। और यमुनोत्री में भी यही दोहराया जाता है, जब बॉबी पवार यमुनोत्री में भी सबसे ज्यादा वोट ले जाते हैं। गंगोत्री में महज कुछ वोटों से बॉबी पवार बीजेपी प्रत्याशी रानी राजलक्ष्मी मिश्रा से पीछे रह जाते हैं। और इस तरह से चाहे टिहरी, धनौल्टी और कई विधानसभा क्षेत्रों में बॉबी पवार को उम्मीद से ज्यादा वोट मिलता है। और इस तरह से लोकसभा की लड़ाई हारकर भी बॉबी पवार ने उत्तराखंड की सियासत में वो जोरदार दस्तक दी है कि अब उसके रुझान आने लगे हैं। और जिस अंदाज में प्रीतम सिंह ने चक्राता यानी अपने विधानसभा क्षेत्र में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए जो दर्द बयां किया है, वो बताता है कि बॉबी पवार के जरिए जो टीस उठी है, जो दर्द उठा है, वो बेहद गहरा है। पहले आप सुनिए प्रीतम सिंह किस तरह से अपने दर्द का बयां कर रहे हैं। बड़ा संघर्ष हो रहा है। अब किस बात का संघर्ष हो रहा है देहरादून में? कभी आप लोगों ने इस पर चिंतन किया, मनन किया? सरकारी नौकरियों की अगर 100 वैकेंसी निकलेगी तो उसमें माना 10,000 लड़कों ने अप्लाई कर दिया, निकलेंगे कितने भाई बताओ जरा? 100 निकलेगा, 900, 9,900 वो नहीं निकल पाएंगे। अब उनको जो है कोई बहला दे, फुसला दे, मैं तुम्हारे लिए संघर्ष करूंगा। भाई क्या संघर्ष करेगा? 100 की जगह तुम 10,000 लोगों को नौकरी दिला दोगे? नौकरी तो 100 को ही मिलेगी ना। बोलो भाई। तो बस वो होता है, जवान खून है। और उस समय वो जवानी में कई बार सोचता नहीं, वो सोचता कि नहीं भाई ये तो यही हो रहा, संघर्ष हो रहा है। लेकिन संघर्ष का नतीजा क्या है भाई बताओ तो सही मुझे। या तो सरकार ये कह दे मैं संघर्ष कर रहा हूं, सरकार कह दे भाई ठीक है हमने 100 वैकेंसी निकाली थी और 10,000 लड़कों ने अप्लाई किया था, इसमें 100 तो हो गए लेकिन हम 9,900 को भी नौकरी में रख देते हैं, तब तो हम संघर्ष की बात मानते हैं, तब तो उसका कोई फायदा है। लेकिन ना कुछ ना लगा है, तंबू बैठ के तंबू के नीचे। अब भाई ऐसा होता ही है। 9,900 लोग जो नहीं निकले तो 50-50 रुपया देना है, कोठे को है तो कितने पैसे होते घट? सुना आपने प्रीतम सिंह किस अंदाज में बॉबी पवार से मिली सियासी चोट को लेकर के लोगों के बीच अपना दर्द बयां कर रहे हैं। वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि मान लीजिए 100 भर्तियां हैं, यानी 100 लोगों की भर्ती होनी है, और वहां पर अगर 10,000 नौजवान, बेरोजगार नौजवान अगर प्रतियोगी बन जाते हैं, अभ्यर्थी बन जाते हैं, तो नौकरियां सिर्फ 100 लोगों को मिलेगी। और 9,900 लोगों को बॉबी पवार ठगने का काम कर रहे हैं, उनके लिए आंदोलन करने की बात करें। किस तरह का नकारात्मक विचार है ये प्रीतम सिंह का आप समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसे दौर में जब कांग्रेस 2019 के मुकाबले 2024 में करीब करीब अपनी सीटें दोगुनी करके 99 पर 99 पर पहुंच जाती है, तो इसके पीछे यही माना जाता है कि जिस अंदाज में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रणनीति अख्तियार करते हुए बेरोजगार युवाओं के दर्द को आवाज देने की कोशिश की, अग्निवीर जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की, उसी का नतीजा है कि बड़ी तादाद में युवा विपक्ष के पक्ष में आए। और उसका खामियाजा बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ा है। यही वजह है कि बीजेपी कहां 370 का नारा लगा रही थी और कहां उसे 240 पर रुकना पड़ा है। तो क्या प्रीतम सिंह राहुल गांधी की राजनीति पर ही सवाल या निशान लगा रहे हैं? क्योंकि बॉबी पवार ने भी वही उत्तराखंड में किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि सवाल ये नहीं है कि भर्ती 100 लोगों की होनी है और 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं। प्रीतम सिंह जी, उत्तराखंड की दिक्कत यह है
कि भर्ती अगर 150 की भी होनी है तो पहले उसमें सत्ताधारी दल और जो बड़े पहुंच वाले रसूख वाले लोग होते हैं उनके यारे प्यारे सगे संबंधी रिश्तेदारों को मौका मिलता है। और अगर कोई भर्ती होती भी है, कोई भर्ती परीक्षा होती भी है तो उसका पेपर भी लीक हो जाता है। आप जानते हैं कि जिस तरह से पिछली कांग्रेस की सरकार थी उस जमाने में दरोगा की भर्ती का क्या हाल है, कुछ किस तरह की गड़बड़ी सामने कि 20-20 लोगों को निपटाया जाता है, हटाया जाता है। और उसके बाद हम ये भी जानते हैं यूके ट्रिपल एस ने जिस अंदाज में बीपीडीओ की भर्ती करवाई थी 2015-16 में, उसका क्या हुआ था। लोगों ने बताया कि लोग ओएमआर सीट लेकर घूम रहे थे, किस तरह के हालात थे। एक ही घर से दो दो टॉपर निकल गए थे, एक ही गांव से 20-20 लोग उस परीक्षा को पास कर गए थे। क्या प्रीतम सिंह नहीं जानते किस तरह से कांग्रेस के जमाने में जो पेपर लीक के कांड हुए थे और भर्तियों में जो गड़बड़ियां हुई थी वो सामने आई थी। और उसके बाद बीजेपी के जीरो टॉलरेंस के डबल इंजन की सरकार में भी हम जानते हैं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से लेकर के लेखपाल पटवारी की भर्ती से लेकर एईजेई की भर्ती से लेकर के और दूसरी तमाम भर्तियों में हम जानते हैं यूके ट्रिपल एस की स्नातक स्तरीय भर्ती में किस तरह का खेला हुआ था। हमने एसटीएफ एसआईटी से लेकर कहां कहां जांचें नहीं करवाई हैं। और जब ये सारी चीजें हो रही थी, क्या हम नहीं जानते कि यूके ट्रिपल एस के जो चेयरमैन थे एस राजू, उनको रिजाइन करना पड़ा था। क्या हम ये नहीं जानते कि जो तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी थे उनको निलंबित सस्पेंड किया जाता है, हटाया जाता है। ये क्या बयां करता है? ये वही बयां करता है जिस मुद्दे को लगातार बॉबी पवार और तमाम बेरोजगार युवा उठा रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर उतर करके। उसी संघर्ष को आवाज देते हुए बॉबी पवार सियासत में जब कूदते हैं तो उनको किस तरह का बंपर समर्थन मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा की लड़ाई में जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है उससे बहुत ज्यादा जनता को के वोट नहीं मिलते, सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि जनता ये जानती है कि जो सत्ता में है उसे हटाया जाए या जो सत्ता में है उसे बनाए रखा जाए या जो विपक्ष में है उसे सत्ता में पहुंचाया जाए। यानी विचारधारा की बड़ी पार्टियों की लड़ाई होती है। उसके बीच अगर बॉबी पवार लोकसभा की लड़ाई लड़ते हैं महज 1.5-2 महीने की तैयारी में, ये सिर्फ बेरोजगार युवाओं का गुस्सा है। जो वोट बॉबी पवार को मिला, अगर उस बॉबी पवार को 1,68,000 वोट मिला है तो ये बताता है कि बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं में कितना गुस्सा है और किस तरह से बिना सांगठनिक तैयारी के भी बॉबी पवार जब सड़क पर चुनावी लड़ाई में उतर गए तो किस तरह से बम्पर वोट मिलता है। और ये बम्पर वोट चक्राता में, ये शायद राज्य बनने के बाद पहली बार हुआ है जब चक्राता के चाणक्य कहे जाने वाले प्रीतम सिंह को इतनी बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी है चक्राता में। सिर्फ बॉबी पवार के चलते हो पाया है और मुझे लगता है कि ये दर्द प्रीतम सिंह को काफी एक तरह से तकलीफ दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या उत्तराखंड के अगर 20, 22, 24 साल के आप पूरे इतिहास को देखेंगे तो क्या अंतरिम सरकार से लेकर के पिछली सरकार तक हमने देखा नहीं कि यहाँ किस तरह से विधानसभा में बैकडोर के नाम पर जो बड़े रसूखदार नेता थे, मंत्री थे, अधिकारी थे और पार्टियों के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, जो बेहद ताकतवर लोग थे, उनके सगे संबंधियों को विधानसभा में बैकडोर से भर्ती कर दिया गया। क्या ये हम नहीं जानते कि 250, 250, 250 के आसपास लोगों को स्पीकर ऋतु खंडूड़ी बाकायदा जांच करा के, कमेटी करा के हटा देती है और उसके बावजूद भी ये सिर्फ 2 विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों के कार्यकाल का ब्यौरा है, प्रेमचंद अग्रवाल और गोविंद सिंह कुंजवाल। लोग तो सवाल ये कर रहे हैं कि स्पीकर ऋतु खंडूड़ी की कलम उनसे पहले के जो विधानसभा अध्यक्ष रहे थे उनके कार्यकाल में हुई भर्तियों पर क्यों नहीं चल रही है। इसका मसला अपने आप में अदालती प्रक्रिया के जरिए भी चल रहा है। तो बड़ा सवाल ये कि हमने वो ट्रांसपेरेंसी, वो पारदर्शिता का माहौल रखा कहाँ कि बॉबी पवार या बेरोजगार युवाओं को सड़कों पर ना उतरना पड़े। सत्ता में चाहे बीजेपी रहे या सत्ता में कांग्रेस रहे, दोनों ही दलों ने क्या इस तरह का खेल नहीं खेला कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती से लेकर के, पुलिस की भर्ती से लेकर के, पटवारी की भर्ती से लेकर के, एईजेई की भर्ती से लेकर के, स्नातक स्तरीय भर्ती से लेकर के, ऐसी कौन सी भर्ती थी जिसके अंदर पेपर लीक नहीं हुआ हो या दूसरी तरह की धांधली गड़बड़ी नहीं हुई हो और आयोगों से लेकर के सत्ताधारी दलों के लोग उसमें संलिप्त नहीं पाए गए हों। और हमें यह समझना चाहिए ऐसे समय में जब पूरे देश में नीट की परीक्षा पर, नीट यूजी की परीक्षा पर बवाल मचा हुआ है, एनटीए के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मामला सीबीआई के पास है, सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर सुनवाई हो रही है, तब क्या हमें समझना नहीं पड़ेगा प्रीतम सिंह जी कि पिछले 5 सालों में
भारत सरकार के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 65 ऐसे पेपर हुए जिनके पेपर यानी जो परीक्षाएं हुई जिनके पेपर लीक हुए हैं, और उत्तराखंड में भी अंतहीन सिलसिला रहा है। क्या हम ये नहीं जानते कि धामी सरकार को सख्त नकल विरोधी कानून बनाना पड़ा है? क्या हम नहीं जानते कि हाकम सिंह से लेकर के करीब 5-6 दर्जन लोगों को सलाखों के पीछे भेजना पड़ा है? क्या उत्तराखंड से निकल के हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश लेकर कहाँ कहाँ उत्तराखंड में हुई भर्तियों के घोटालेबाजों के नेक्सस को एक्सपोज नहीं किया गया? क्या नहीं पकड़ा गया है? ये बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं के बीच ये कह देना कि बॉबी पवार या उनके समर्थक, बिना नाम लिए, हालांकि आपने कहा कि वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को पेट काट करके अपना उनको परीक्षा की तैयारी करने के लिए देहरादून भेजते हैं, सच बात है प्रीतम सिंह जी। लेकिन कल्पना करिए कि 2-2, 3-3 साल तक जो बेरोजगार युवा है वो एक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उन लोगों की आवाज अगर बॉबी पवार नहीं बनेंगी तो कौन बनेगा? ये धर्म तो विपक्ष का धर्म था, ये धर्म तो कांग्रेस को निभाना चाहिए था 2017 से लेकर आज तक, लेकिन कांग्रेस इस विपक्ष के धर्म को कितना निभा पाई? सड़कों पर उतरकर जिस अंदाज में बॉबी पवार ने बेरोजगार युवाओं को आगे करके जो संघर्ष किया है, क्या कांग्रेस बता सकती है कि 2-2, 3-3 अध्यक्ष कांग्रेस के हो चुके हैं 2017 के बाद से? क्या कांग्रेस ने वो संघर्ष किया? क्या प्रीतम सिंह, हरीश रावत, करण माहरा या दूसरे नेताओं ने वो संघर्ष किया? क्या जब आपने संघर्ष की जमीन को खुला छोड़ दिया तो वहां से बॉबी पवार ने लड़ाई लड़नी शुरू की है। और ये सही बात है कि चक्राता में जिस अंदाज में बॉबी पवार ने कांग्रेस प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर धकेला है, ये अपने आप में किसी के गले भी नहीं उतर रहा, लिहाजा आपके गले भी नहीं उतरेगा। लेकिन जिस अंदाज में बॉबी पवार को समर्थन मिल रहा है और जो हालात उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बने हुए हैं, उसमें ताज्जुब न हो कि बॉबी पवार जिस अंदाज में सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बड़ा समर्थन 2027 में भी मिलता दिखाई दे। हालांकि ये भी सच है कि सियासत की काजल की कोठरी से बॉबी पवार को निकलना होगा। इस चुनाव में हीरा उनका चुनाव चिन्ह था निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और अगर वो खुद को सियासत का हीरा साबित करना है उनको, तो उनको इसी सियासत की काजल की कोठरी से निकल करके खुद को साबित करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा की लड़ाई हार कर भी बॉबी पवार ने बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंप है, बीजेपी कांग्रेस के कॉरिडोर्स के भीतर बड़ी हलचल और बेचैनी पैदा कर दी है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2027 की सियासी लड़ाई को लेकर के जब कांग्रेस और बीजेपी आगे बढ़ रही होंगी, तब बॉबी पवार किस तरह से बेरोजगार युवाओं की लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ते हैं और किस तरह से जो उत्तराखंड में बारी बारी सत्ता की भागीदारी का खेल कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस के भीतर चलता रहा है, उसके बीच बॉबी पवार कितनी मजबूती से धारा के विपरीत रुके रहते हैं। लेकिन ये जिस तरह से प्रीतम सिंह ने एक तरह से अपनी हताशा जाहिर की है कि 100 भर्ती हैं और 10,000 लोग फॉर्म भर देंगे, उसके बाद 9,900 लोगों को लेकर के बॉबी पवार अगर प्रोटेस्ट करते हैं और आंदोलन के नाम पर देहरादून में बैठ के धरनेबाजी करते हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि इस तरह से आप राहुल गांधी की जो राजनीति रही है पिछले 5-7 साल की, उस राजनीति पर भी सवाल कर रहे हैं। क्योंकि आपको तो बॉबी पवार के साथ बैठ करके संघर्ष के मोर्चे पर उतरना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि प्रदेश में जो सत्ता है वो आपके विपक्षी दल की सत्ता है और वो सत्ता अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, तो जिस तरह मोर्चा बॉबी पवार संभालते हैं उसी तरह का मोर्चा प्रीतम सिंह को, हरीश रावत को और कांग्रेस और दूसरे तमाम जो विपक्षी दल हैं प्रदेश के, उनको भी संभालना चाहिए। लेकिन अगर तमाम विपक्षी दल एक डर्रे पर चलेंगे तो बॉबी पवार सियासत का नया कखरा गढ़ते हुए एक नई राह पकड़ेंगे। और कोई ताज्जुब न हो, जो समर्थन बॉबी पवार को, एक समर्थन की झलक 2024 के चुनाव में जो बॉबी पवार को मिली है, वो 2027 में किसी बड़े आंदोलन का रूप न ले ले। न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।